लेकिन आपने कभी अंग्रेजी में देखा है कि वर्ब का भी जेंडर हो, वर्ब का लिंग होते देखा है आपने? नहीं देखा है ना। मतलब कोई भी वाक्य जब होता है, जब चर्चा मैं शुरू कर रहा हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यस सर। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी जब हम शब्द बोलते हैं, वर्ब जिसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझसे चला नहीं जाता, इसमें चलना एक वर्ब होता है, क्रिया। मैं बोलूं मुझसे खाया नहीं जाता है, लेकिन वह चल नहीं पाती है। चलना क्रिया है, तो चल के बाद हमने पाती का प्रयोग किया। तो कई बार क्या होता है, शब्द को हम स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग कर लेते हैं और उसके पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जैसे कभी बोलूं मैं कि मैंने भात और रोटी खाई, मैं तो पुरुष हूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं भात और रोटी खाई, तो आपको संदेह होना चाहिए कि खाया क्यों नहीं होगा, खाई क्यों हो रहा है। मान लीजिए मैं कहूं मंजू ने रसगुल्ला खाया। अब ये फिर और मैं एक चमत्कार कह रहा हूं कि रसगुल्ला तो मंजू खा रही है, तो मंजू स्त्री है, तो मंजू के लिए हमने खाई क्यों नहीं प्रयोग किया। इस पर कभी गौर किया आप लोगों ने, जो मैं बता रहा हूं इस बात को? कोई बोलिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं सर, सर नहीं किया। यहाँ पे सर, यहाँ पे कर्म के हिसाब से क्रिया चेंज होती है। नहीं वो आप, मैं बताया ना कि मैं जब भी क्लास लूंगा तो मैं एकदम बेसिक स्तर पे, चूंकि मेरा बालक अभी 5 साल का है और बालिका 6 साल की है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी समझे। हाँ बोलिए। तो अच्छा, तो वो जो चीजें हैं, मैं विशेष करके ऐसे स्तर पे, चूंकि कई लोग हैं आप में से, अंशु जी हैं, गरिमा जी हैं, कुसुम जी हैं, आप लोग एडवांस स्टेज में हिंदी और अंग्रेजी की। लक्की जी आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार लॉगिन कर लीजिए फिर से। तो आप लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं, और चूंकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जब भी बात करता हूँ तो बहुत छोटे स्तर से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे इस समूह में जो हिंदी या अंग्रेजी ग्रामर में, व्याकरण में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, उनके सहयोग के लिए, जिस लेवल से मैं चल रहा हूँ, और समस्या क्या होती है, लेवल लेवल हमारा बहुत अच्छा होता है, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मैं लिखने जाऊंगा तो आई इज कॉलिंग बोल दूंगा, और अमूमन होता है, मान लीजिए लिखने में भी बहुत अच्छा लिख लूं, बोलने में जाऊंगा तो बोलते समय मैं बोल दूंगा कि आई इज गोइंग, आई इज गॉन, इस तरह से बोल दूंगा, या अमूमन हम लोग बोल देते हैं। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, चूंकि बेसिक स्तर जब तक आपको नहीं पता होगा ना, तो आगे का पता नहीं चल पाएगा। एकदम छोटे से शुरुआत में कर रहा हूं, और इस शुरुआत में मैं जब तक ना कहूं तब तक आप लोग व्याकरण के शब्द का प्रयोग कम करेंगे। जैसे अभी बोला अपने निशा जी ने बोला कि इसमें कर्म है, या सुचि जी ने बोला कर्म वगैरह, अभी तो पहला पाठ है, तो हमको पता ही नहीं कर्म क्या होता है। कर्म का मतलब तो मैं यही समझता हूं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्म है। किसान है, वो खेती करता है, वो उसका कर्म है। जवान है, वो सीमा पे रहता है, वो उसका कर्म है। गलत बता रहा हूं तो बताइए। तो अब जैसे मैं कह दूं कि मैं और दीक्षा दोनों बैठे हुए हैं, या दीक्षा मेरे लिए रोटी ला रही है, तो इसमें मैं कहूं कि दीक्षा कर्म है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। कितने लोगों को यह बात स्पष्ट स्पष्ट हो रही है? नहीं हो रही सर। नहीं हुई बात। मैं ये कह रहा था कि कर्म तो कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, कर्म ही पूजा, कर्म ही धर्म, या फिर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करना ही। कर्म का मतलब यहाँ वो कर्म करने की बात करते हैं शास्त्रों में, या कहीं लिखा होता है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण में कर्म हम किसी और को कहते हैं, मतलब हमारे अलावा जो दूसरा व्यक्ति उस कहानी में या उस वाक्य में होता है, हम उसको कर्म कहते हैं। जैसे मैं बोलूं राम ने रोटी खाई, बोलिए अमृता। वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, अमृता जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, डाटा अधिक आपका खर्च होगा। ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूं कि राजा ने आम खाई, अब मैं यहां बोलूं राजा करता है क्योंकि काम कर रहा है, और आम खाना जो है, तो खाना क्रिया हो गया, और फिर आम कर्म हो गया।
इस तरह से वाक्य संरचना होती है। तो व्याकरण में और आम साहित्य में अगर देखें तो यहां मतभेद हो जाता है। उस लिहाज से कई दिनों तक मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये कर्म क्या चीज है, लेकिन फिर बाद में बातें समझ आई कि अगर व्याकरण आपको पढ़ना है तो आपको 3 चीज पढ़ना है, कर्ता, क्रिया और कर्म। इसके बाद फिर और भी कई चीजें हैं। तो कर्ता और क्रिया और कर्म यदि आपका स्पष्ट है तो बाकी चीज आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत मैं आज की जो करने जा रहा हूं, हमारी बात इसी से शुरू हो रही है। मैं ये जब आप उसमें किसी परीक्षा में जाते हैं और वहां आपको सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है, वाक्य संरचना या फिर वाक्य गठन की बात पूछी जाती है, और इसी पर पूरा आपका अनुवाद भी आधारित होगा, इसी पर आपका पूरा व्याकरण आधारित होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आज सुनिएगा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वाक्य गठन कैसे होता है। उस दिन पेपर 2 की क्लास में आप में से काफी लोग रहे होंगे। तो अंग्रेजी जब हम लिखना शुरू करते हैं तो अंग्रेजी में क्या होता है वाक्य गठन, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। उसके बाद काम करने वाला क्या कर रहा है, वर्ब या क्रिया कहते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद आता है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे राम इज ईटिंग। बोलिए आलोक जी कुछ कह रहे हैं। कुछ बोलना ना हो तो आप लोग माइक कृपया ऑफ रखेंगे, जब बोलेंगे एक एक करके नहीं बोलेंगे। सर, गलती से ऑन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अंग्रेजी की जब हम परिपाटी लिखते हैं तो आप डायरी में नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने जाते हैं तो हमको इसका ध्यान रखना होता है, तभी हम वाक्य सही लिख पाएंगे। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपके अनुवाद की समीक्षा देख रहा था, तो उसमें मैं ये देख रहा था कि आप लोग शब्दों का अर्थ तो समझ जा रहे हैं और उनको सही ढंग से सजा भी ले रहे हैं, लेकिन जहां आपको उनको सजा के लिखने की बात आती है तो आप उसको सही ढंग से सजा नहीं पाते हैं। और जब सही ढंग से उनको सजा नहीं पाते हैं तब आपको असुविधा महसूस होती है। उसके लिए यह क्रम जानना जरूरी है। इसी तरह से हिंदी के वाक्य अगर हम देखें तो हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है या खा रहा है, तो उसमें कर्ता, और उसके बाद पहला जो आदमी काम कर रहा है वह कर्ता होता है। और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात जो साथ में हो या जिस चीज को खा रहा हो या जिससे बात कर रहा हो, तो वो दूसरा जो संज्ञा हो वह कर्म होगा, और उसके बाद क्रिया, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया। यह वाक्य संरचना है हिंदी के क्रम में। इसमें एक चीज और कही जाती है कि जब क्रिया के बदले कर्ता पर जोर देना होता है, मतलब कर्ता का वजन भारी करना होता है, तब कर्ता को क्रिया के बाद में रखते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं तो लड़ती है सेना नाम सिपह सलार का। इस तरह का भाव अक्सर आप कविताओं में देखे होंगे या फिर कहानियों में देखे होंगे, जहां यह क्रम नहीं रहता है। कर्ता क्रिया और कर्म वाला जो क्रम है यह नहीं रहता है। लेकिन जब भी आप वाक्य संरचना करेंगे तो आप इस तरह की संरचना करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, यह तो हो गया कि कर्ता क्रिया कर्म की परिभाषा कैसे होगी और क्या है। दूसरा जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं वो लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग यह भूल करते हैं हिंदी लिखते समय, और उसके कारण हमारा व्याकरण वाला हिस्सा गलत होता है। लिखिए, वाक्य में जब दो कर्म एक साथ रहें तो सबसे पहले क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने रसगुल्ला और बकरी खरीदा, तो इसमें से अंग्रेजी में अगर हम करते हैं कि आई परचेज्ड रसगुल्ला एंड, बकरी को जो कहेंगे गोट कहेंगे या जो कहेंगे, तो आई परचेज्ड रसगुल्ला एंड गोट, इसका हम अनुवाद कर रहे हैं। तो इसमें पहले रसगुल्ला लिखेंगे या पहले बकरी। हेमा जी कह रही मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर बकरी लिखेंगे पहले। वॉइस कट रहा है सर। वॉइस कट रहा है, कुछ इंटरनेट की समस्या आ रही है लग रहा है। एक मिनट देखता हूं मैं। कनेक्टेड। अच्छा चलिए बर्दाश्त करिए। आवाज तो ठीक ही आ रही सर, साउंड तो ठीक है सर। जी मुझे तो ठीक आ रही है नेटवर्क आवाज। की
आ रही? सर अभी ठीक है मैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिए, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर मैं, अभी ठीक आ रही है। हाँ नहीं होगा तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखता हूँ, अगर हो पाया होगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने रसगुल्ला और बकरी खरीदी या खरीदा, तो इसमें सबसे पहले रसगुल्ला लिखेंगे या बकरी लिखेंगे? बकरी सर। सर बकरी। बकरी क्यों लिखेंगे? सर क्योंकि वो सजीव कर्म है। जी बिल्कुल, तो आप लोग लिख लीजिए डायरी में कि जब वाक्य में दो कर्म एक साथ होते हैं तो सबसे पहले सजीव कर्म लिखते हैं। क्योंकि रसगुल्ला सजीव नहीं है, रसगुल्ला निर्जीव है, लेकिन बकरी सजीव है। तो वाक्य में जब दो कर्म हो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको मिलेगी नहीं, किसी भी किताब में मिलेगी नहीं, और किसी प्रैक्टिस सेट में भी आपको नहीं मिलेगा ये चीज। वाक्य में जब दो कर्म हो तो सबसे पहले सजीव कर्म लिखेंगे, उसके बाद निर्जीव कर्म लिखेंगे। लेकिन फिर वही, अगर आपको किसी एक पर जोर देना होता है, जैसे आपको सजीव कर्म पर अधिक जोर देना है, तो वह निर्जीव कर्म के बाद आएगा। मैंने खरीदा रसगुल्ला और खरीदी बकरी, ये कविता के रूप में जब बोलना हो तब इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं कि नानू ने कुत्ते को दूध पिलाया। दूध सर कर्म, सर हाँ बोलिए बोलिए सर गुड़िया जी। सर वो वाला सेंटेंस जब बोल रहे थे ना सर, तो आवाज कट गया था सर, सुन नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। सर वो हाँ वो वाला तो, जो नहीं बोले सर, सजीव कर्म आगे आएगा वो वाला सर। हाँ जब दो कर्म हो लिख लीजिए, जब वाक्य में दो कर्म एक साथ हो तो पहले सजीव कर्म उसके बाद निर्जीव कर्म आएगा। ठीक है? जी सर। आज बहुत लोगों को शिकायत हो रही है, मुझे लगता है सर्दी ज्यादा है यहाँ कलकत्ता में ना, इसलिए थोड़ी आवाज कट रही है, बर्दाश्त कर लीजिए। अगले दिन से मैं प्रयास करूंगा कुछ और व्यवस्था करने की। ठीक है, चलिए आगे मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स क्लिप्स इसके भेज दूंगा जो मेन मेन है, या फिर मैं आपको ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिख के रखा है वो आपको भेज दूंगा, तो उसकी चिंता ना करें, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है साधारणतः। अब क्या होता है, विशेषण और विशेष से आता है, ये अनुवाद में बहुत जरूरी है। आप में से बहुत लोग पेपर 2 देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। विशेषण और विशेष से, जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताए वो विशेषण कहे जाते हैं। तो विशेषण और विशेष से जब हो तो फिर किसका प्रयोग होगा? पहले बोलिए। सर विशेषण विशेष्य का, का सर। विशेषण। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले होगा, लिख लीजिए, जिन लोगों को नहीं जानकारी लिख लीजिए। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले अर्थात विशेष के पहले, और यदि क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया से पहले। आलोक जी कुछ कह रहे हैं? चलिए लिख लीजिए, फिर से मैं रिपीट करता हूं। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। जब आपको किसी वाक्य में विशेषण और संज्ञा अर्थात विशेष, जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो, जैसे मान लीजिए मेरी कलम काली है, तो ऐसे में क्या होता है कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले और क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले। जैसे मैंने एक लाल किताब खरीदी, वह धीरे धीरे खाता है, इस तरह का वाक्य होगा। लेकिन फिर वही बात है कि जब आपको जोर देना होगा किसी शब्द पर तो वह बाद में चला जाएगा। मैंने लाल कलम खरीदी अर्थात मैं कलम पे जोर देना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरी कलम लाल है, क्षमा करें, जब आप लाल कलम खरीदी तो व्याकरण के नियम के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि मेरी कलम लाल है अर्थात आप लाल पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, तो बाद में आ रहा है। या मेरी कलम पे आप ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि आपकी कलम सफेद हो सकती है, मेरी कलम लाल है। इस तरह का जब संदर्भ आता है तो आप उसमें जोर देना है तो उसको संज्ञा के बाद में या क्रिया विशेषण में से क्रिया विशेषण के क्रिया के बाद क्रिया विशेषण रख सकते हैं। सर समझ नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हम विशेषण में करेंगे हाँ कि उसकी गाय काली है, उसकी गाय काली यहाँ पे है, गाय बिल्कुल। संज्ञा पहले आ गई और काली हाँ, और काली जो विशेषण है वो बाद में आया है। हाँ और आपने कहा कि पहले लिखेंगे। हाँ मैं ये बताया कि उसकी गाय काली है अर्थात हम किस पे जोर देना चाह रहे हैं? गाय के रंग गाय पे। पर, गाय के रंग पर। मतलब हम जोर दे के बताना चाह रहे हैं कि उसकी गाय काली है लेकिन मेरी गाय तो हरी है।
आप लोगों ने रिन साबुन का वो प्रचार देखा होगा, अरे तुम्हारी साड़ी तो मेरी साड़ी से सफेद है, वो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। हाँ ठीक है। सर, हाँ। हाँ, या पहले वो दांतों वाला आता था, बहुत जमाना पहले डीडी पे आता था कि अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। जब आपको जोर देना होता है तब आप विशेषण को संज्ञा के बाद रखते हैं, लेकिन जब जोर नहीं देना है अमूमन विशेषण पहले रखा जाता है। यह लाल गाय है, यह काली कलम है, इस तरह से उसको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पारस जी? पारस जी थोड़ा बहुत फिर से मैं बताता हूं। देखिए, व्याकरण का नियम यह कहता है कि विशेषण जहां होगा उसका प्रयोग संज्ञा से पहले होगा। क्लियर है ये? और अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब आपकी विशेषता। चलिए मैं दूसरे ढंग से बताता हूं। जैसे कोई आदमी लिखता है डॉक्टर राम सुमेर या राजा रामचंद्र, तो ये जो रामचंद्र का राजा क्या है, विशेषण है ना जी। नहीं पारस जी? तो विशेषण को संज्ञा से पहले रखा गया, सीधी सी बात है, उससे ले लीजिए। काली गाय, लाल चप्पल, लाल रुमाल, इस तरह का जो शब्द है, अर्थात उसकी विशेषता जो बताएगा वो पहले आएगा। डॉक्टर, बंजारा, इस तरह की जो चीजें आती हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह से क्रिया विशेषण क्या है, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए। बाकी मैं इसके ऊपर विवरण बढ़िया चर्चा करूंगा। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए, और क्रिया की जहां विशेषता बताई जाती है वो भी पहले आएगा। जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब होए, या फिर वह धीरे धीरे चलता है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, गीत सुना होगा आप लोगों ने, भजन। ठुमुक चलत रामचंद्र, चलना क्रिया है, उसके आगे ठुमुक, अर्थात ठुमुक ठुमुक कैसे घूम घूम के अटखेलिया लेते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से जो क्रिया की विशेषता बता रहा है उसको पहले रखा जाएगा जब तक जोर न देना हो उस पर। और आमतौर पे हम जब इस तरह के अनुवाद करने जाते हैं तो उसमें जोर देने वाली बात आती ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो अगला शब्द है जो आपको जानना चाहिए, उसमें करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये क्या भला है बताएंगे आप लोग? सर कारक चिन्ह कारक चिन्ह है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो ये जो कारक चिन्ह है, मैं पंजाब में था तो ऐसे ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने बोला वो केड़ी चीज हैगी। अब मैं समझ नहीं पाई ये केड़ी, इन्होंने कहा ये क्या है। तो इसी तरह से जो पहली बार सुन रहे हो, कारक भी आएगा व्याकरण में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो कारक चिन्ह में ये जो मैं बता रहा हूं लिख लीजिए। करण, लिख लीजिए पेन पेपर में लिख लीजिए। करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक, ये जो चिन्ह होते हैं इसका स्थान क्रिया से पहले होता है। फिर से लिखें, संप्रदान, करण, अपादान और अधिकरण। 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4। करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसका प्रयोग क्रिया से पहले। कैसे? मैंने कलम से लिखा, लिखा क्रिया है, से जो है वो क्या होगा, कौन सा कारक होगा सोनू जी? बहुत सुंदर, अरे सब आप लोगों को पता है, फिर मुझे आसानी रहेगी। ठीक है, करण कारक, बहुत सुंदर। ठीक है, जैसे उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, मैंने अपने लिए जूते खरीदे, इस तरह का होगा। संबोधन कारक क्या है? मैं हमेशा संबोधन कारक को दूसरे ढंग से बताने का प्रयास करता हूं। एजी ओजी बोलते हैं ना, महिलाएं बोलती हैं अपने पति को जो बहुत सम्मान करती हैं। एजी, सुनो जी, मतलब अबे गधे, सुनो गधे नहीं बोल सकती, इसलिए एजी ओजी बोलती हैं। यही है ना? नहीं हाँ सर, राइट। हाँ ठीक सर। है, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ऐसी चीजें मैं इसलिए बताता हूं थोड़ा मोनोटोनस न रहे। तो संबोधन कारक जो होता है, श्रीमान जी, श्रीमती जी, जो कुछ है इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं आपको वाक्य के प्रारंभ में। जैसे श्रीमान मेरी मदद करो, ऐ खुदा कहाँ है तू, हे ईश्वर कहाँ हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जब हम अनुवाद करने जाते हैं तो ये बारीकियां अगर आपको पता है तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा होगा।
विशेषकर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। हिंदी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हिंदी में अनुवाद करना होता है तो हमें ये कठिनाई आती है कि किसके बाद क्या रखें। तो ये जो चीज मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम और विशद रूप में चलते हैं, लिंग वचन का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मैं अभी बताया कि मैंने भात खाई, उसने रोटी खाया। उसने रोटी खाया सही है गलत है? सर गलत है। नहीं होगी ना फिर, रोटी स्त्रीलिंग है। अच्छा, तो मान लीजिए मैं कहूं कि रमेश ने रोटी खाया। नहीं सर। गलत है। सर ये भी गलत है। बिल्कुल, लेकिन गलत कैसे, इसका सूत्र भी होना चाहिए ना। बिना किसी प्रमाण के तो हम किसी को गलत नहीं कह देंगे। बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो सर शायद मात्रा के आधार पर होता है क्या? मैं आता हूँ, उस पे आता हूँ। जी बिल्कुल, लिंग मैं क्या? उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, आज इसको भी हम जान लें, क्योंकि ये जो पाठ मैं आज बताने जा रहा हूँ यह आपके पूरे व्याकरण का आधार होगा। आप किसी भी परीक्षा में आपको वाक्य शुद्धि दी जाती है, वो आप इसके आधार पे तय कर पाएंगे। और अगर यह सही नहीं है तो वाक्य अशुद्धि आप नहीं कर पाएंगे, अशुद्धि की पहचान या वाक्य शुद्धि। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि संस्कृत में और अंग्रेजी में क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। आपको पता है, गया वेंट गया, गो वेंट गॉन, कुछ इस तरह से शब्द आते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। गो नहीं कहते हैं, कहते हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर, गो वेंट गो। संस्कृत में भी इसी तरह होता है। कुछ संस्कृत आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, कई ऐसे शब्द हैं जिसके 3 रूप होते हैं। सर पढ़ती, पढ़ता, पठंती। बिल्कुल इस तरह से सर मैं जैसे राम शब्द होते थे, पट धातु होती थी, वैसे। हाँ, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं इसलिए, लेकिन जैसे निशा जी ने बताया, पठती पठती पठंती, इस तरह से चीजें आती हैं। लेकिन इनका अंग्रेजी में और संस्कृत में प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि उनके लिए अलग अलग शब्द बने हुए हैं। इसका प्रयोग हिंदी में और उर्दू में अधिक आप देखेंगे। और इसमें एक चीज और होती है, अंग्रेजी में क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार जेंडर नहीं बदलता है। राम इज ईटिंग, ईटिंग जो शब्द है वो पुरुष के लिए भी वही, ही सी, हर जगह वो काम आता है। लेकिन पुरुष के लिए कुछ शब्द बदल जाते हैं, क्रिया का रूप हिंदी में बदल जाता है। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, बांग्ला भाषा में, असमी भाषा में यह खूबसूरती है कि अगर आप ये भाषा सीखते हैं तो लिंग भेद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पारस जी बोलेंगे कि आमी खाची, मतलब मैं खा रहा हूं, तो गुड़िया भी यही बोलेंगे आमी खाची। पारस जी ये नहीं बोलेंगे आमी खाचा, क्योंकि मैं लड़का हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये भाषाओं की बहुत अच्छी बात है जो आपको जाननी चाहिए। तो लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा भेद आता है। ठीक है, आप यस सर। बांग्ला भाषा में बोलते हैं आमी जाई, मैं जाता हूं, और आमी जाची, तो मैं जाती हूं। इस सब पुरुष स्त्री एक ही बोलेंगे। असमी भाषा में मुंह जाम, मैं जा रहा हूं। ठीक है, पंजाबी में भी शायद इसी तरह से कुछ बोलते हैं, लेकिन वहां लिंग भेद आ जाता है। बांग्ला भाषा, असमी भाषा में लिंग भेद नहीं है। तो इस हिसाब से हम कैसे कहां प्रयोग करें, इसका सूत्र मैं बता रहा हूं, लिखना शुरू करिए। यस सर, बताइए। क्योंकि क्लास के अंत में मैं आपको वाक्य शुद्धि के लिए 15-20 वाक्य दूंगा। जो लोग आज पहले दिन जुड़े हुए हैं शायद उनको ना मिल पाए, बाकी लोगों को वो वाक्य मिलेंगे। तो पहला लिखिए, कर्ता होगा किसी भी वाक्य में, कर्ता के बाद अगर ने है और कर्म है, कर्ता उसके बाद ने और कर्म है, तो वहां क्या होगा कि जो क्रिया होगी, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। कर्ता, ने और कर्म। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, राम ने कहानी सुनाई। लिखिए, फिर समझ में आएगी बातें। सर राम ने, ये हाँ ना? मैं बोल रहा हूं, राम ने कहानी सुनाई। राम ने कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य मैं बोलता हूं, समझ में आएगा, कि शीला ने भात खाया। अगर भात नहीं लिखना चाहते तो शीला ने फल खाया, शीला ने अमरूद खाया। ठीक है,
ये दो वाक्य देखिए दो तरह से बड़ी विडंबना बता रहे हैं। राम ने कहानी सुनाई, राम पुरुष है तो कहानी सुनाया क्यों नहीं होगा। और शीला ने फल खाया, जिसपे मैंने ये चर्चा शुरू किया था, तो शीला ने फल खाया तो यहां फल खाई क्यों नहीं होगा। ऐसे जब वाक्य होते हैं तो ऐसे वाक्यों में जो क्रिया है उसका लिंग कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है, और कहानी है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए सुनी या सुनाई करेंगे। राम ने कहानी सुनाई, क्योंकि यहां कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ। और शीला ने फल खाया, फल जो शब्द है वह पुल्लिंग है, इसलिए शीला ने भात, भात भी पुल्लिंग है। मैं एक सूची आपको लिस्ट एक बाद में दे दूंगा, ठीक है, सबको दे दूंगा। मैं सूची का मतलब लिस्ट बोला हूं, ये ना सोचे कि मैंने खाली सूची के लिए कहा है, दे दूंगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो शब्द, जो कर्म पुल्लिंग होगा उसके साथ में उसकी क्रिया भी पुल्लिंग रूप में लिखी जाएगी। ये पहला सूत्र है। फिर से सूत्र लिख लीजिए। कर्ता होगा वाक्य में कर्ता प्लस ने प्लस कर्म, बस इतना ही। कर्म के बाद वाला हिस्सा बाद में देखेंगे, फिर हम अगले सूत्र में बात करेंगे उस पर। लिख लिया आप लोगों ने? सर क्लियर है एकदम। ठीक है, अब दूसरा सूत्र में आता हूं। यहां थोड़ी कंफ्यूजन होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। तो अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने है और कर्म के बाद को है, तब क्या लगेगा? अभी तक तो सर मैंने एक बार बताया। लिखवा दो आप। हाँ मैं लिखवा रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं, लिखिए। दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, कर्ता प्लस ने प्लस कर्म प्लस को। कर्ता ने कर्म को, मतलब राम ने रावण को, इस तरह का जब वाक्य बने आपके पास, राम और रावण से आपको याद रह जाएगा, तो फिर इसमें क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। अब लिख लीजिए, फिर से लिखिए। कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को होता है जिस वाक्य में, उसमें क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। इसके पहले वाले में भी मैंने बताया कि कर्म के अनुसार, और यहां मैंने एक चीज और जोड़ दिया कि क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। जैसे मैं बता रहा हूं कि राजा ने गीता सुनी, ठीक है, और रमेश ने भंग खाई। सर भंग। हाँ, भंग मतलब भांग, आजकल अच्छा। बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं ना, ठीक है। तो रमेश ने भंग खाई या भांग खाई और राजा ने गीता सुनी। बड़ा अजीब नहीं लगता कि मैंने सूत्र बताया को लिखा होना चाहिए, यहां तो को है नहीं। जी यस सर सेम क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने प्रश्न नहीं किया इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां को छुपा हुआ है। राजा ने गीता को सुनी, क्या सुनी? गीता को सुनी, लेकिन चूंकि को यहां लिखेंगे तो भद्दा लगेगा, इसलिए को छुपा हुआ है। रमेश ने क्या खाई, किसको खाया? रमेश ने तो भंग या भांग को खाया, इसलिए भंग जो शब्द है उसके बाद का को छुपा हुआ है। सर इट मींस कि ये साइलेंट है को यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में हाँ, वर्ड साइलेंट होता है। जी जी, को साइलेंट है, और इसलिए दोनों में कर्म स्त्रीलिंग है। भांग भी स्त्रीलिंग है और गीता भी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके बाद जो क्रिया प्रयोग किया गया है वह स्त्रीलिंग में है। क्लियर है सर। क्लियर है? अब यस सर। एक और मैं सर, बताता हूँ। एक हाँ, अगर आप उसका दे दें, मतलब क्या कैसे दे दें? कहें, बहुवचन में कोई अगर आप एग्जांपल दें। मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने वाक्य के शुरू में आपको का बताया था ना, कर्ता। हाँ सर। कर्ता मैंने को छुपा हुआ वो बता दिया। अभी का वाले में फिर मैं आता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि पारस जी आपने क्या खाया है, आज सुबह क्या खाया है? पारस जी क्या खाया है सुबह? फल खाए थे सर। फल खाए थे, ठीक है। और अगर मैं कहूं पूरी खाया था आपने, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलता हूं पारस जी आपने पूरी खाई है सवेरे, तो आप मुझे बताइए आपने क्या खाया है? मैंने सुबह पूड़ी खाई है। पूरी खाई है। क्यों? क्योंकि पूरी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। और सबसे बड़ी बात एक और है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं बातचीत कर रहा हूं ना आपसे, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने क्या खाया, तो आप सिर्फ इतने बोलेंगे ना कि जी मैंने पूरी खाई,
मैंने आप नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ इतना बोलेंगे, पूड़ी खाई, रसगुल्ला खाया या फल खाए, तीनों वाक्य आप लिख लीजिए। आवाज मेरी आ रही है क्लियर गुड़िया? हाँ सर आ रही हाँ है। सर क्लियर। ठीक है। सर एक बार फिर से तीन- बोलिए। कभी कभी रिपीट हो जा रही है सर आवाज। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कभी कभी। हाँ, थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, हमको लग रहा है सर्दी ज्यादा है ना आज, तो जम रहे हैं हम लोग। कोई नहीं, आज बर्दाश्त करिए, रिकॉर्डिंग में बाद में देने का प्रयास करूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं तीन सर एक वाक्य आपको बार बताया। सर सर अंशु जी, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पहला वाक्य लिखिए, आप प्रश्न के रूप में लिखिए, किसी का एक नाम ले लीजिए, पारस जी या भैया, दादा, जो भी लिखना हो। आपने क्या खाया है, या मत लिखिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए, आपने क्या खाया है, क्वेश्चन मार्क। आपने क्या खाया या क्या खाया है, लिख लिया। यस सर। अब इसका 3 प्रकार से मैं उत्तर दूंगा, तीनों में 3 तरह के शब्द का प्रयोग करूंगा। सबसे पहले भात खाया है, भात मतलब चावल, ठीक है, भात खाया है, पहला उत्तर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, फिर मैं लिख चर्चा करूंगा। जी सर। दूसरा उत्तर उसमें लिखिए, पूड़ी खाई है। पूड़ी या कचौड़ी जो लिख लीजिए, जो आपको पसंद हो, ठीक है। ये आपकी पसंद के ऊपर छोड़ देता हूं मैं, कि पूड़ी खाइए या कचौड़ी खाइए, जो लिख लीजिए। राजस्थान के जो लोग हैं वो कचौड़ी ज्यादा पसंद करते हैं, यस सर। इवन गुजरात वाले भी कचौड़ी ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और मैं भी कचौरी ज्यादा पसंद करता हूं। तो आप लिख लीजिए, पूड़ी खाई है या कचौरी खाई है, चलेगा। उसके बाद पारस जी ने जैसे बोला, उनका भी जवाब हम लिखते हैं, नहीं तो पारस जी नाराज हो जाएंगे। फल खाए हैं, या फिर फल के आगे लिख लीजिए कई फल खाए हैं। लिख लिया आपने? यस सर। अब देखिए, पहले वाक्य में मैंने बताया, यहां कर्ता छुपा हुआ है। मैंने बोलना चाहिए, मैंने फल खाए, लेकिन बातचीत में हम नहीं बोलते हैं क्या? आपने सुना है कभी, हेमा? नहीं सर। नहीं सुना है, तो वो छुपा हुआ है। जैसे इसके पहले मैंने को छुपा बताया, इसी तरह से यहाँ कर्ता छुपा हुआ है। तो सिर्फ इतना बताया, भात खाया। अब चूंकि भात पुल्लिंग है, इसलिए उसके साथ क्रिया पुल्लिंग, खाया है होगा। पूड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने स्त्रीलिंग क्रिया खाई है। और इसके ठीक विपरीत फल मतलब 3-4 फल खाए होंगे, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, अमरूद, सेब, केला, इस तरह मैंने नहीं कहा। तो फल खाए हैं, ह के ऊपर ए की मात्रा और एक बिंदी भी, जैसे नाक में यहां बिंदी रहती है ना, तो फल खाए हैं। अगर आप कहें फल खाया है तो वाक्य गलत हो जाएगा। पारस जी, स्पष्ट है? जी सर। ठीक है, तो सर जो हाँ जो बोलिए। यहाँ पे कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया लगी है। बिल्कुल, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जैसे फल मतलब गिना नहीं है। कभी मंदिर में जाइए तो आप एक फल चढ़ाते हैं क्या? कोई ऐसा है जो मंदिर में एक फल चढ़ाता हो? जी नहीं सर। 3-4 तो ले ही जाते हैं। खाली नारियल चढ़ाना हो तो एक ले जाते हैं, क्योंकि नारियल 5-6 तोड़ेंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, है ना। तो ये जो चीज है, फल का जब प्रयोग होगा तो उसके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन रखेंगे। आप लोग ध्यान रहे, मैं टेस्ट दूंगा थोड़ी देर बाद, टेस्ट में फेल नहीं होना है किसी को, टेस्ट में किसी को फेल नहीं होना है। जो फेल हुआ उसको जुर्माना दिया जाएगा। जुर्माना दिया नहीं जाता है, जुर्माना उस पर लगाया जाता है, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़े, अब थोड़ा कठिन लेता हूं मैं। सर फल में आपने क्या बताया, फल में हमेशा क्या लगेगा? फल क्रिया के साथ खाए हैं, क्रिया बहुवचन में होगी। मैंने आपको ठीक। पहले ही बता दिया कि अब लिंग वचन और कर्म के अनुसार उसका परिवर्तन करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जिसमें कर्ता के बाद ने तो आता ही है, एक से अधिक कर्म हो। अभी तक तो हम एक का पढ़ रहे थे, बहुत आसान था। एक से अधिक कर्म हो तब क्या करेंगे, बताइए? एक से अधिक जहां कर्म होगा, वहां अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया निर्धारित होती है। लिख लीजिए। सर एक जब सेंटेंस बताते हैं। हाँ, मैं सेंटेंस बताऊंगा, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए। जब वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो अंतिम जो कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया निर्धारित करते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने कहा
तो मैं उदाहरण देता हूं कि मैंने बकरी और रसगुल्ला खरीदा। लिखिए, मैंने बकरी और प्रणाम रसगुल्ला सर। खरीदा। जी राजेश जी बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे टॉपिक बता सकते हैं क्या चल रहा है अभी? टॉपिक तो मैंने कुछ बताया नहीं, मैं तो बातें किए जा रहा हूं, किसी टॉपिक पे मैं नहीं हूं। मैं लिंग वचन के प्रयोग के ऊपर या शब्द क्रम के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो चीजें ठीक है सर। टॉपिक बताना होगा तो बताऊंगा, अभी सामान्य बात कर रहा हूं जो हम गलती करते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ये गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जो दो कर्म हो, मान लीजिए एक से अधिक कर्म हो, तो उसमें अंतिम जो कर्म होगा उसके अनुसार हमारी क्रिया रहेगी। उदाहरण सर के लिए, इसमें रसगुल्ला की जगह सर हाँ इसमें रसगुल्ला की जगह रसगुल्ले हो सकते हैं क्या? नहीं, मैं एक ही खरीदूंगा ना, तो रसगुल्ले तो 2-3 हो जाएंगे। यहाँ 10 रुपए में अच्छा इतना बड़ा ठीक है रसगुल्ला सर। मिलता है। ठीक है, एक रसगुल्ले का वजन आप देखेंगे तो 100-150 ग्राम होता होगा। 10 से 12 रुपए में बहुत स्वादिष्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं, बंगाल वाले लोग बताएंगे क्या बोलते हैं उसको। रसगुल्ला। रसगुल्ला। पर नहीं नहीं, कुछ और बोलते हैं। राजभोग सर, राजभोग। राजभोग, वेरी गुड राजभोग। वेरी गुड। उसको राजभोग बोलते हैं, मतलब वो भोग कभी राजा को लगता था। जी, संदेश तो छोटा होता है, राजभोग बहुत बड़ा होता है। जैसे बड़ा वाला बेसन की कृष्ण भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं ना, उसी साइज का राजभोग होता है। तो मान लीजिए मैं एक ही यूपी में भी खरीदूंगा। बोलते हैं सर वही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंशु जी मान लीजिए एक ही खरीदा, ज्यादा नहीं खरीद सकता, खा ही नहीं सकता इतना, तो रसगुल्ला खरीदा। तो मैं, लिखिए वाक्य लिखिए, फिर समझ में आएगा कि मैंने बकरी और रसगुल्ला खरीदा। इसी वाक्य को आप रसगुल्ला और बकरी को एक्सचेंज कर दीजिए, मैंने रसगुल्ला और बकरी खरीदी। मैंने रसगुल्ला और बकरी खरीदी, दो कर्म आ गए ना। और अंतिम कर्म के अनुसार हमने क्रिया, बकरी स्त्रीलिंग है इसलिए खरीदी होगा, और रसगुल्ला पुल्लिंग है, उसके अनुसार हमने खरीदा लिखा है। ये लिख लीजिए आप लोग। पर सर सजीव कर्म को तो आगे लिखना है ना। वो बाद में छोड़ दीजिए ना, मैं तो जोड़ दे रहा हूं ना। मैं बताया जब जोड़ देना हो तो आगे पीछे कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, कुछ और भी आ सकता है। मान लीजिए दो सजीव आ जाए, ठीक है, तो कुछ और। बकरी ले लिया मैंने, बकरी और बैल ले लिया, मैंने बकरी और बैल खरीदा। सर आवाज कट रही है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं बकरी और बैल खरीदा। मैंने, सर खरीदे होगा ना, बकरी और बैल खरीदे। नहीं नहीं, और जब होगा तो खरीदा ही लिखेंगे। ठीक है, अब बताऊंगा, मैं उस पे आऊंगा। अभी एक एक चीज देखें ना, छोटी छोटी बात देख लें, फिर बड़े पे तो हम लोग चलेंगे बाद में। तो मैं आपको बता रहा था कि जब दो कर्म हो, दोनों कर्म में जो आखिरी कर्म होता है उसके अनुसार हमारे वाक्य की क्रिया का लिंग निर्धारण करेंगे। चूंकि मैंने बोला मैंने बकरी और बैल खरीदा, तो बैल आया तो खरीदा, लेकिन इसको रिवर्स कर दिया मैंने, बैल और बकरी खरीदी, खरीदा नहीं होगा वहां। स्पष्ट है? यस सर। चलिए, एक और फिर इसका मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको। एक और लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए कि बहुत से कर्म हो और वो भाववाचक संज्ञा में हो। लिखिए, भाववाचक संज्ञा के बहुत से कर्म हो और उनसे एक ही वस्तु का बोध होता है। बहुत से कर्म और भाववाचक संज्ञा में हो और उनसे एक ही वस्तु का बोध होता है, तो क्रिया हमेशा एक वचन में लिखेंगे। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। मैंने बताया कि बहुत से कर्म हो लेकिन वो भाववाचक संज्ञा वाले कर्म हो। भाववाचक संज्ञा मैं बताऊंगा, अभी आऊंगा, आप लिख लीजिए, बहुत से कर्म हो, भाववाचक संज्ञा में हो और उनसे एक ही वस्तु का बोध होता हो। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि दो कर्म हो और एक ही वस्तु का बोध कैसे होगा। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। फिर पहले इसको लिख लीजिए, तो क्रिया एक वचन में होगी। लिख लीजिए, लिखा आपने? आगे बढ़े। यस सर। अब उदाहरण मैं देता हूं, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने कारगिल में साहस और धीरज दिखाया। करगिल युद्ध लड़ा हूं मैं,
ठीक है। तो मैंने करगिल में क्या बताया, साहस और धीरज दिखाया, लिख लीजिए। ठीक है। अब चूंकि साहस और धीरज एक ही चीज दिखा रहा है ना, साहस और धीरज क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन रूप एक ही दिखा रहा है, रूप एक ही दिखा रहा है, तो ऐसे में क्रिया एक वचन होगी। क्लियर है? सर रूप एक ही का मतलब? अरे एक ही जैसी बात, साहस और धीरज क्या है? जैसे मान लीजिए आप जा रही हैं रास्ते में, ना? हाँ नहीं नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा तो है ही। मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हैं, रास्ते में एक काला नाग आपके सामने खड़ा हो गया, डरेंगी आप? हाँ डरेंगे। डरेंगे। तो डरेंगी तो क्या होगा, जब आदमी डरता है तो तीन काम होता है, फियर, फ्राइट और फाइट। ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और वो तीन चीजें आपसे कराता है, या तो फियर, डर जाइए, या फाइट करिए, लड़िए, या फ्लाइट कर जाइए। फ्लाइट मतलब भाग जाइए। तो भागने के लिए भी तो साहस चाहिए, साहस भी चाहिए और धीरज भी चाहिए, इसलिए दोनों एक ही चीज का रूप हो गया। तो इसलिए साहस और धीरज एक प्रतिरूप है, इसलिए यहां हम इसको क्या मान के चलेंगे, इसकी जो क्रिया होगी वह एक वचन में होगी, दिखाया, दिखाए नहीं होगा। एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखिए कि मैंने वहां सुंदरता और शालीनता देखी। जैसे मान लीजिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आज की तारीख में? इंदौर। इंदौर। इंदौर है। तो मान लीजिए मैं इंदौर गया, तो इंदौर से जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपने इंदौर में क्या देखा, तो मैं बोलूंगा कि वहां मैंने सुंदरता और शालीनता देखी। दोनों तो एक ही चीज है, मिलते जुलते चीज है ना। तो जब ऐसी चीज होंगे तो इनके लिए देखे नहीं, देखा या देखी, कुछ इस तरह का प्रयोग करेंगे, अर्थात एक वचन में हम प्रयोग करेंगे क्रिया का। क्लियर है? यस सर। अब आता हूं मैं उस बात पे, जैसे मैंने बीच में बोला कि पहला तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि दो कर्म हो तो जो अंतिम कर्म है उसके अनुसार हम क्रिया का निर्धारण करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, गाय और बैल खरीदा या खरीदी, मैं बहुवचन में उसमें नहीं आया था। अब मैं आपको उसी रूप में फिर वापस ले आता हूं। कर्ता के बाद यदि ने आए, लिख लीजिए, कर्ता प्लस ने, और एक से अधिक कर्म जुड़े हों। सर एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, कर्ता के बाद ने अगर आता है, कर्ता प्लस ने लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ने जैसे लिखते हैं ना, कर्ता प्लस ने लिख लीजिए, और उसके बाद दो कर्मों के बीच में और हो, दो कर्मों के बीच और अगर आता है तो आप उसमें क्या करेंगे, और जब होता हो लिख लीजिए। तो ये जो कर्म है ये भिन्न भिन्न लिंग के हो सकते हैं और भिन्न भिन्न वचन के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गाय एक खरीदी, और जैसा अंशु जी ने बताया कि रसगुल्ले खरीदे। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी नीता जी। आपको दिक्कत हो रही है? सर मेरा बीच में पूरा कट गया, इसलिए फिर मैंने दूसरे फोन से किया। कोई बात नहीं। अच्छा हेमा बोल रही हैं, जो छूट गया मैं आपको वो ये दे दूंगा, टेलीग्राम में हम दे देंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है। जो चल रही बात तो उसको सुनिए। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे इसके पहले, हाँ, फिर से कर्ता के बाद जब ने हो, कर्ता प्लस ने, और उसके बाद एक से अधिक कर्म हो लेकिन उनके बीच में और जुड़ा हो, लिख लीजिए, कर्ता प्लस ने, उसके बाद कर्म प्लस और प्लस कर्म, तो आप समझ जाएंगे कि दो कर्म के बीच में और अगर इसका नियम है एक, वो नियम मैं आपको लिखा देता हूं। पहला नियम लिखिए, एक वचन कर्म का मैं लिखा रहा हूं क्योंकि कर्म के आधार पर ही हम लोग क्रिया निर्धारित करते हैं। तो लिखिए एक वचन यदि कर्म है, पहला एक वचन लिखना शुरू करिए, एक वचन प्लस और फिर एक वचन हो। आप में से 90% लोगों ने 10th में मैथ्स पढ़ा होगा, मुझे छोड़ के।
कोई ऐसा है जिन्होंने मैथ्स ना पढ़ा हो? यस सर, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं है तो पढ़ी थी, समझ नहीं आई गुरु सर। 10th में मैथ्स नहीं पढ़ा था? नहीं सर, पढ़ी थी। कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि प्लस और प्लस, यस सर, प्लस प्लस और होता प्लस है। माइनस माइनस, हाँ हाँ ये पता जो है। यस सर, प्लस। वो जो सूत्र है ना, ये पता है। तो मैं उसी सूत्र के अनुसार ये जो बता रहा हूं आपको, एकदम वही सूत्र यहां लागू होगा। जैसे एक वचन और बहुवचन, मतलब एक वचन को मान लीजिए आप माइनस और बहुवचन को मान लीजिए प्लस, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन ये जब होंगे तो क्रिया आपकी बहुवचन में होगी, लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज फिर मिल नहीं पाएगा कहीं। सर दूसरा आपने नियम बोला बता रहा हूं मैं, एक वचन कर्म एक होगा वचन और प्लस और प्लस भी लिखा बहुवचन। होगा, और में ओ की मात्रा र, प्लस बहुवचन, तो उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे अंशु जी ने मुझसे प्रश्न किया कि रसगुल्ले खरीद सकते हैं, एक रसगुल्ला में क्या होगा? क्यों, हाँ सही बात है, आप लोग अभी मेरे सामने 42 लोग हैं, तो एक रसगुल्ले में तो कोई नहीं खा पाएगा। खा पाएंगे क्या हम लोग सब? सर एक तो मुझे सर 42 रसगुल्ला सर और अपने प्लीज लिए सुनिए ना। 43वां खरीदना होगा। जी हेलो ठीक सर, है, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ बोलिए अंशु, बताइए। हाँ सुन रहा सर हूँ, आपने बताइए। बोला कि एक वचन और प्लस एक वचन, मुझे लग रहा है तो आवाज ये क्या? हमारी, हेलो एक वचन सर, एक वचन तो प्लस जो, और प्लस हाँ मैं बहुवचन सुन रहा होगा। हूँ, तो एक वचन प्लस और प्लस एक वचन, इसका जो सूत्र निकलेगा वो बहुवचन में आएगा। अच्छा सर अब अभी तो आपने सही बताया कि चीज है, एक मैंने वचन और बहुवचन, तो बकरी क्रिया और बहुवचन में गाय, होगी। सर, वॉइस पूरा चला गया। हेलो एक वचन, हेलो प्रयास करता हूं, अभी है क्लियर? राजेश जी आवाज आ नहीं। रही है? सर, एक बार फिर से बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? एक बार फिर से आ रही बोलिए। है सर, आ रही है। मैं ये सर, बता रहा था कि, ठीक है, लिखिए लिखिए, एक वचन और एक वचन, मतलब एक वचन प्लस एक और प्लस एक वचन, मतलब और लिखते चलिएगा, तो यह बनेगा बहुवचन। एक वचन, हाँ सोनू जी ने सही कहा, परिणाम बहुवचन में आ गया। इसी तरह लिखते चलिए, बहुवचन होगा और बहुवचन होगा तो वह भी बहुवचन होगा। बहुवचन दोनों और बीच में और होगा तो बहुवचन में होगा। इसके बाद अगर पुल्लिंग हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर मिलता है, ठीक है सोनू जी सही है आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलता है तो उसमें पुल्लिंग होगी क्रिया। इसके बाद स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग अगर होती है तो दो बहनें मिलेंगी तो तीसरी बहन भी वहां आएगी, अर्थात तीसरा जो परिणाम आएगा वो स्त्रीलिंग आएगा। उसके सर बाद मुझे पूरा वॉइस कट रहा स्त्रीलिंग है। पूरा कट रहा है, चलिए मैं आपको ये वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चिंता मत करिए, जितना सुन पा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, हाँ सर, ठीक है। तो मैंने आपको थैंक यू सर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, मतलब दो स्त्रीलिंग जब हो तो उसका जो क्रिया बनाएंगे वो स्त्रीलिंग में होगा। उसके बाद एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ये दोनों हो तो पुल्लिंग बनेगा, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला, रुक जाइए लिख देता हूं, आप लोगों को सुविधा रहेगी, ठीक है। होल्ड करिए, 2 मिनट होल्ड करिए, अभी लिख देता हूं। ठीक है सर। हाँ 1 मिनट लिख देता हूं, तो मुझे लगता है काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। कहाँ आ गया वर्ड डॉक्यूमेंट? बस 1 मिनट में मैं भी देता हूं आपको, पेज खुल रहा है। सर जी बोलिए। सर सर आखिरी रूल में आपने हाँ लिखवाया कर सर आखिरी आपने ये बोला कर्ता के बाद ने आए और दो हाँ, कर्मों के बीच और हो तो सर उसके बाद छूट गया था सर, उसके बाद क्या बोले थे सर? मैं आ जाऊंगा उसमें भी, जिस पे मैं चल रहा हूँ उस पे थोड़ा चर्चा कर लें, ठीक है। बस 2 मिनट देख लेते हैं, फिर जो छूटा होगा वो मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, अभी जो
हाँ बोलिए। ये सारी चीज कहाँ मिलेंगे फिर से? ये कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको देने का प्रयास सर के करूंगा पास अभी, इसलिए मिलेगा। मैं बोला ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पहले सर चीजें मेरा एक सुनिए। प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर, आपने जो कहा बोलते एक वचन और बहुवचन के बाद क्रिया बहुवचन में होगा। सर ये एक वचन और बहुवचन जो दो आप ऊपर कर्म और कर्म बोले, उस कर्म के स्थान पे एक वचन और बहुवचन होगा। देखिए, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या होता है, अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जो भी मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता, हम बता रहे हैं कि क्रिया कैसे लिखेंगे। क्रिया बहुवचन में लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे या पुल्लिंग में लिखेंगे, मैं उसका सूत्र बता रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि कर्ता में ने होगा। कर्ता में ने वाली चीज तो बाद में बीत गई। कर्ता में ने होगा और उसके साथ में कर्म दो हो, एक से अधिक कर्म हो, तब का मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। जैसे मैं पहला बता रहा हूं, कर्म की बात मैं बता रहा हूं, ये ध्यान दीजिए, यहां लिख देता हूं मैं। देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन में मुझे पिन कर दीजिए जी। तब देख पाएंगे। यस सर। क्या लिखा मैंने? कर्म लिखा। कर्म। हाँ, अब देखिए मैं लिख रहा हूं एक वचन हो गया, प्लस और लिखा होगा, और उसके बाद फिर एक वचन हो। दिख रहा है ना? ये हो जाएगा बहुवचन। यस सर। ठीक है, दिख रहा है? साफ दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, बता दीजिएगा। साफ दिख रहा है सर। साफ दिख रहा है। ये नोट करते चलिए आप लोग, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने लिखा आपको एक वचन और साथ में और रहेगा, और एक वचन होगा तो ये बहुवचन बनेगा, अर्थात क्रिया बहुवचन में प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा है बहुवचन। इसके बाद और है, और उसके बाद बहुवचन है। ये आपका क्या हो जाएगा? यह भी बहुवचन बनेगा। वाचन हो गया, बहुवचन। ठीक है, सर आप जो स्क्रीन पर लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा, आपका चेहरा बोलता हुआ दिख रहा है। जो मैं लिख रहा हूं दिखेगा, आप मुझे पिन करिए, मेरा जो फोटो है ना उसको पिन करिए, पिन उस पर क्लिक करिए, पिन का एक ऑप्शन होगा, दिखाई देगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा हो? और कोई हो? दिख रहा है सर। जी सर, नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिख दिख रहा है। आप लोग मुझे पिन करिए। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा फोटो दिख रहा है, उस पे कोने में मेरा फोटो दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे ना तो पिन टू स्क्रीन एक ऑप्शन दिखाएगा। पिन टू स्क्रीन, आप मेरे फोटो पे जाइए, मेरे फोटो पे माउस ले जाइए, पिन टू सर स्क्रीन आपका कर। फोटो वाला में नहीं है सर, आपका एक और भाषण शिक्षण है ना, उसमें पिन करने से आ जा रहा है। नहीं, मैं जिसमें हूं उसमें आइए। भाषा शिक्षण से हम लोग 3 आदमी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, मेरा फोटो नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? अरे बताइए। दिख रहा है मेरा सर, फोटो दिख रहा है सर, आप दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो मेरे फोटो पे ले जाके पिन करिए, वहां कर दिए सर, कर दिए। कर दिया, अब दिखेगा। किए मैं जो सर। शेयर करूं, अब देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ठीक है, सर, दिख रहा है। अब देखिए, पहला मैंने बताया बहुवचन, साथ में और साथ में एक वचन है, तो क्रिया बहुवचन में होगी। दूसरा मैंने लिखा है बहुवचन, साथ में और दूसरा भी बहुवचन, दो कर्म बहुवचन सर है। नहीं दिख रहा है सर मुझे। आपको नहीं दिख रहा है? प्रयास करिए, मुझे पिन करिए। सर भाषा शिक्षण में ही ना, हाँ, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है पिन का। अच्छा कोई बात नहीं, आप सुनने का प्रयास करिए, सुनने का, ध्यान से सुनिए। चलिए मैं, टच करने से पिन हो जाता है। हाँ, भाषा शिक्षण को टच करिए। अभी तक जिसमें मेरा फोटो आ रहा था उसको टच करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं।
सर आपने एक भी बताया था एक वचन और एक वचन होगा, फिर क्या होगा? उसका बहुवचन बनेगा। सर मैं तो ये तीनों का मैं इसका पावर पॉइंट दे दूंगा, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, खाली सुनिए आप लोग। जो देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पावर पॉइंट में शेयर करूंगा। पुल्लिंग साथ में और, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्त्रीलिंग हो तो उसका आएगा पुल्लिंग में, अर्थात पहले पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से मैंने बताया स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो और साथ में और हो और फिर स्त्रीलिंग हो। तो मैंने आपको बताया दो बहन जहां होंगी वहां तीसरी बहन आएगी, भैया आएगा तो मार खाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग, इसके बाद अगला मैं आपको बता रहा था, स्त्रीलिंग पहले हो और बाद में पुल्लिंग हो। स्त्रीलिंग है, उसके बाद और है और पुल्लिंग है, तो इसमें भी क्रिया हमारी पुल्लिंग होगी। ठीक है, और इसके बाद दोनों पुल्लिंग अगर हो, वही बात है मैंने बताया कि जैसे दो बहनें बैठी हों तो भैया आ जाए तो मार खाएगा, इसी तरह से दो भाई बैठे हों तो बहन आ जाएगी तो उसको मना कर दिया जाएगा, बहन यहां नहीं आना, होता है ना, तो ये भी पुल्लिंग हो जाता है। कितने लोग देख पाए इसको? जी देख लियो। देख हाँ लिए? सर देखिए। सर देखिए। सर एक हाँ वो सर, भी लिख देखिए। दीजिए ना, एक वचन जमा और एक सर, वचन होगा तो वो भी बहुवचन ही होगा। डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। हाँ मैं 1 मिनट रुक जाइए। डायलॉग बॉक्स तो सेव है जाएगा ना, इसको सेव कर दूं, आपको बाद में देना पड़ेगा ना मुझे। सर इसके पहले आपने ये बोला सर कि एक वचन और बहुवचन हो तो क्रिया बहुवचन होगी, सबसे पहले हाँ हाँ, मेंशन नहीं किए सर आप जो बनाए उसमें, वो ये वाला। जो बता दिया उसको मेंशन नहीं किया। अभी ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए, ये सूत्र ज्यादा जरूरी है, ये आपको याद रहेगा अगर तो बाकी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, कितने लोगों को स्पष्ट नहीं हो सर पाया? जैसे आप फॉर्मूला, हाँ बोलिए। अब जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूले को आधार मान करके मैं लिखता हूं कि रोटियां, रोटियां। सर जैसे आपने ये फॉर्मूला बताया तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल भी लिख दीजिए ना, प्लस लिख प्लस रहा हूं, करके, तो वो इजी लिख रहा रहेगा हूं, समझने में। लिख रहा हूं, रोटियां और रसगुल्ला। खाया होगा, खाई खाए होगा। सर अभी पेज नहीं दिख रहा सर, शेयरिंग तो चल रहा है। सेवेज वाला पेज दिख रहा है सर। सर मेरा यहाँ पे क्या है कि रोटियां तो बहुवचन है और हम्म, रसगुल्ला एक वचन है। तो मैंने पहला तो जो यहाँ सूत्र पे बनाया, मैंने बताया एक वचन और बहुवचन होगा तो क्या लिखेंगे उसमें? बहुवचन। बहुवचन होगा। ठीक है, बहुवचन। दूसरा मैं आपको जैसे बता रहा हूं स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग में रोटी लिख देता हूं, उसके बाद और आया है रोटी और सब्जी। खाया होगा, खाई होगी, क्या होगा? रोटी और सब्जी खाई। मुझे लगता है ये देख पा रहे हैं आप लोग, कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है सर। अब इसी तरह से मैंने जो अगला उदाहरण दिया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में मान लीजिए मैं लिखता हूं बकरी। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। कट रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। आज मैंने बकरी और बैल लिखा, इसमें बताइए स्त्री कौन सी है और पुरुष कौन सा है? बकरी स्त्री है, सर पुरुष बैल है। बैल पुल्लिंग है। तो मैंने उदाहरण दिया था कि एक स्त्रीलिंग हो और एक पुल्लिंग हो तो उसका क्रिया किस में लिखेंगे हम लोग? पुल्लिंग में। पुलिंग इसका में, मतलब पुलिंग में सर। खरीदा होगा, खरीदा होगा, खरीदे होगा। खरीदा होगा सर, खरीदा। हाँ, सब लोग गलत बता रहे हैं। खरीदे होगा सर, बहुवचन हो जाएगा। खरीदे। खरीदे होगा, मैं बता तो रहा हूं, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं लिया आप लोगों का। खरीदे होना चाहिए ना, मैंने आपको पहले ही लिखा एक वचन और एक वचन। बकरी जो है एक वचन है ना कि बहुवचन है? यहाँ बकरी एक वचन है
और बैल भी एक वचन है, अर्थात कर्म क्या होगा? बहुवचन होगा। तो खरीदा क्यों? खरीदे होना चाहिए ना, ये खरीदा गलत है। ठीक है, ये सूत्र आप घर में बैठ के क्लास के बाद एक बार 5 मिनट ध्यान से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर। शेयरिंग कर रहा हूँ। सर हाँ बोलिए सर बोलिए। सर, लेकिन बकरी स्त्रीलिंग और बैल पुल्लिंग के अनुसार देखे तो फिर तो खरीदा हो जाएगा ना। तो मैंने तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वहां भाव बताया था ना, एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पुल्लिंग में आएगा। बस इतना ही तो अंतर बताया। वचन का तो एक वचन और बहुवचन और तीसरा अमिताभ बच्चन, तीन ही तो वचन है जो मैंने आपको बताया। एक वचन के साथ एक वचन और एक वचन के साथ बहुवचन, चाहे आगे कर लीजिए चाहे पीछे कर लीजिए, कोई अंतर थोड़ी है। ठीक है, क्लियर है? संदेह रह गया अभी? सर ये दोनों आप मिक्स करके बता रहे हैं, मतलब वचन और लिंग दोनों का जोड़? एकदम आपको आप कहीं लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना। सर हाँ बोलिए, 1 मिनट गरिमा को ले लूं, एक एक करके। हाँ गरिमा जगह बोला था मैंने रसगुल्ला और बकरी खरीदी। वो मैंने आपको समझाने के लिए वो चीज बताया था कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिरी वाला जो शब्द है, आखिरी वाला जो कर्म है, उसके साथ क्रिया निर्धारित करते हैं हम लोग। ठीक है, वो मैं आपको एक रास्ते पे ले जाने के लिए बताया था और उसके बाद ये मैंने एक सूत्र दिया। अब सूत्र में मैंने आपको बताया था कि कर्ता के बाद शुरू किया, जस्ट एक रिकैप कर लेता हूं मैं, कि कर्ता के बाद अगर ने है और कर्म है, कर्ता के बाद यदि ने का प्रयोग है और कर्म है, जो मैंने सबसे पहले बताया, तो इसमें आपकी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? वो कर्म के अनुसार होगी। जैसे राम ने रोटी खाई, उसने कहा था। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरा बताया कि वाक्य में कर्ता के बाद ने हो और कर्म के बाद को हो, तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के साथ होगी। जैसे राजा ने गीत सुनी या गीता सुनी, और इसी तरह से रमेश ने भंग खाई। फिर मैंने आगे बताया कि वाक्यों में कर्ता के बाद कई बार काच छुपा रहता है। हाँ बोलिए। सर मुझे ना सर यही दोनों में थोड़ा सा, इस दोनों में फर्स्ट और सेकंड वाले में सर थोड़ा सा मेरे को डाउट है सर। हाँ बोलिए, डाउट बताइए। सर ये आपने पहले वाला लिखवाया है कि कर्ता के बाद ने और उसके बाद कर्म हो तो कर्म के अनुसार लिंग का निर्धारण करेंगे। तो इसका एग्जांपल आपने दिया राम ने कहानी सुना सर, तो यहाँ पे और दूसरे वाले में एग्जांपल आपने दिया है राजा ने गीता सुनी। तो सर इसमें देखे सर इसमें अगर देखा जाए सर तो दोनों में ही क साइलेंट मतलब को साइलेंट है सर। जैसे राम ने कहानी को सुना, हाँ राजा ने गीता को सुना सर, फिर तो दोनों रूल एक जैसा ही हो गया सर। सुनी, गीता और कहानी दोनों स्त्रीलिंग है तो सुनी होगा। तो मैंने तो वही बताया कि को कई बार साइलेंट भी रहता है, क्या दिक्कत है सर? तो दोनों रूल इन्होंने गलत लिखा। क्या? इन्होंने रूल गलत लिखा है सर। आपने लिंग की बात ही नहीं की। आपने कहा है कि कर्ता है और कर्म है तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। आपने क्रिया की बात की है। हाँ मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से डाउट क्लियर कर लें, अच्छा है, क्योंकि यहाँ से संशय लेके नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरा जो सर, हाँ बोलिए सर बोलिए सर, लेकिन आपने लिंग का भी प्रयोग वहां पे आपने कहा था, लिंग के भी बारे में मैंने भी लिखा है सेम चीज। लिंग बाद में मैं आया था। देखिए मैंने शुरुआत ऐसे की थी कि मैंने बोला कर्ता के साथ ने अगर है और कर्म हो उसके साथ जी नहीं सुन पा रहा हूं। आप चिंता ना करें, मैं आपको ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिख रखा है वो दे दूंगा, तो संदेह दूर हो जाएगा। जस्ट एक रिकैप सुन लीजिए आप लोग 5 मिनट में, अभी बीच में मुझे मत बोलिएगा, आपने जो लिखा है उससे मिला लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था कि कर्ता और ने हो और कर्म हो, उसके बाद कुछ ना हो। ठीक ना? राम ने कहानी सुनी, सुनाई, या राजा ने भात खाया, शीला ने फल खाया, मैंने ये बताया था। अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में कर्ता के बाद ने हो, कर्म के बाद को छुपा रहता है, न हो, तो वहां कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो आप लोग कह रहे हैं। जैसे राजा ने गीता सुनी, गीता यहां गीता के बाद को ब्रैकेट में छुपा हुआ है,
रमेश ने भंग खाई, भंग के बाद को छुपा हुआ है। मैंने बैल मारा, बैल को मारा होना चाहिए था, लेकिन वो को छुपा हुआ है। इस लिहाज से यहां दोनों में स्त्रीलिंग कर्म है, तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। मैंने यही बताया था, अगर बैलों को मारा, मारी ये होगा तो बहुवचन होगा, तो उसके अनुसार क्रिया बदल जाएगी। इसके बाद मैंने बताया कि एक प्रश्न देकर के मैंने बताया था कि कर्ता में कई बार का छुपा होता है या कर्म छुपा, क्रिया कर्ता छुपा रहता है। ठीक है, जैसे आपसे मैंने प्रश्न किया था कि आपने क्या खाया है, तो आप मैंने ना बोल करके आप सीधे बोलेंगे भात खाया है, रोटी खाई है, फल खाए हैं। तो वहां भी कर्म के अनुसार आपके क्रिया में परिवर्तन हुआ। जैसे फल अगर कहा मैंने, तो फल का मतलब एक से अधिक फल हो सकता है, इसलिए वहां फल खाए हैं होगा बहुवचन में। और यदि पूड़ी मैंने बोला तो पूड़ी खाई है, हो सकता है एक ही पूड़ी खाई हो। और मैंने ये भी कहा था कि आपको अगर पूड़ी पसंद हो तो कचौरी ले लीजिए मेरी तरफ से, आप कचौरी खाइए, लेकिन उसके साथ भी खाई है का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। इसके बाद फिर मैं आपको लेके चला गया था, मैंने बताया था कि बहुत से कर्म भाववाचक संज्ञा में होते हैं। उनमें से अगर एक ही चीज का बोध हो, मैंने उदाहरण दिया था, अपना खुद का उदाहरण मैंने दिया था कि मैंने कारगिल में साहस और धीरज दिखाया। साहस और धीरज दोनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दोनों एक ही चीज के पहलू हैं, एक ही चीज से निकला हुआ है, साहस और धीरज। ठीक है, कई बार उसके लिए उसका प्रयोग होता है, धीरज के लिए भी साहस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां इसमें मैंने अब बताया था कि इसकी क्रिया एक वचन होगी, ये मैंने बताया था। और जो अंतिम जो शब्द है उसके अनुसार आपकी क्रिया का लिंग होगा। जैसे धीरज, धीरज पुरुष का नाम होता है, तो धीरज दिखाया होगा। लेकिन वही मैंने आपको इंदौर का उदाहरण दिया था, मैंने बताया था कि मैंने इंदौर में सुंदरता और शालीनता देखी। शालीन जहां भी होगा, अर्थात शालीनता स्त्री का सर्वाधिक सर्वोत्तम गुण है, इसलिए यह इसको हम स्त्रीलिंग मानते हुए शालीनता देखी, देखा नहीं करेंगे। एक और उदाहरण मैं अगर दे दूं कि मैंने बैल और बकरी देखी और मैंने बकरी और बैल देखा, इस तरह से मैं खरीदने के ऊपर मैंने एक उदाहरण दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये एक वचन और बहुवचन का प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आपको बताया। अगर नोट नहीं किया होगा आप लोगों ने तो मैं स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग सुन नहीं पाए थे। यहां तक जो मैंने कहा था, इसमें कोई संदेह मुझे लगता है आपको नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी को तो कृपया बताएं। चलिए अगला हम 5 मिनट और लेते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया और से उदाहरण देकर के बताया, इसी तरह से कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें या का प्रयोग होता है, या फिर आदि सब का प्रयोग होता है, या सब कुछ का प्रयोग होता है। अब ये आप डायरी में नोट करें कि सब कुछ, सब डैश कुछ, आदि सब, ये दोनों समानाधिकरण में आते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत है? राधे जी आप स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। राधे जी स्पीकर ऑफ करिए, आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। एक मिनट, राधे जी का स्पीकर ऑन रह गया, मैं म्यूट करूं? कर लीजिए प्लीज। मैं ये बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है, हम हमारे वाक्य में, एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि कभी कभी वाक्य में सब कुछ या आदि सब आता है। हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ना, ETC एटसेट्रा लिख देते हैं, उसी तरह से हिंदी में उसका आदि सब होगा या सब कुछ होगा, और इसको समानाधिकरण कहते हैं। समान अधिकरण मतलब इसका समान अधिकार होता है। समानाधिकरण हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा हो, समानाधिकरण हो, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी। लिख लीजिए, आदि सब या सब कुछ, ये दो शब्द लिखिए, आदि सब और दूसरा है सब कुछ। अगर यह होता है तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी, भले ही स्त्रीलिंग का प्रयोग हो, लेकिन क्रिया हमेशा पुल्लिंग में आएगी। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, रामचंद्र ने राजपाट, धन, वैभव, महल, ये सारे कर्म हो गए, सब कुछ त्याग दिया। अब यहां जब सब कुछ आ गया, आप ध्यान दें कि जिस वाक्य में अंत में सब कुछ या
आदि सब है तो उसका जो क्रिया हम प्रयोग करेंगे उसमें वह एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां त्याग दिया। महल, वैभव, धन, राजपाट, इस तरह का भगवान गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जहां सब कुछ है वहां पुल्लिंग एक वचन, त्याग दिया, त्याग दिए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। जी सर। चलिए, अगला मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है, लिख लीजिए इसको भी। कर्ता, कर्ता के बाद ने का प्रयोग होगा और कर्म के बाद या का प्रयोग होगा और बीच में एक और कर्म। मतलब ऐसे वाक्य जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया आदि सब वगैरह, या उसके पहले मैंने और के बारे में बताया, उसी तरह से कर्ता में ने कर्म हो और या बीच में जुड़ा हो, तो ऐसे वाक्य जहां या जुड़े होते हैं उनमें भी क्रिया अंतिम शब्द के अनुसार बदलते हैं। इसका उदाहरण मैं पहले आपको दे चुका हूं। मैंने बोला मैंने रसगुल्ला और रोटी खाई, या फिर मैंने रसगुल्ला या रोटी खाई। और या दोनों का लगभग एक ही प्रयोग होता है। फिर से हाँ बोलिए, रिपीट कर दीजिए ना एक बार फिर से। मैंने बताया कि जैसे मैंने और का उदाहरण दिया ना आपको, उसी तरह या का प्रयोग होता है। रोटी या बेटा ना बेटी, चाचा ना चाची। या का जब प्रयोग होगा, बेटा या बेटी, हाँ लड़का या लड़की, तो उसमें अंतिम शब्द के अनुसार या अंतिम कर्म के अनुसार लिंग का प्रयोग होगा। उसने रसगुल्ला या रोटी खाई, उसने रोटी या रसगुल्ला खाया। और या वाला मिलता जुलता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कर्ता में ने हो पर कर्म ना हो। ऐसा हो सकता है ना, कर्ता हो, कर्ता में ने हो और कर्म ना हो, तो ऐसे में लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे और मैं भी भूल जाऊंगा। कर्ता में ने हो और कर्म ना हो, तो ऐसे में क्रिया एक वचन पुल्लिंग। फिर से मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, नहीं तो इसमें बहुत गलती होती है। कर्ता के साथ ने और उसके बाद कर्म ना हो, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। उदाहरण के लिए, सीता ने कहा, रेखा ने देखा, राम ने कहा, गरिमा ने खाया, अंशु ने पूछा, पारस ने लिखा, आशीष ने पढ़ा। अब यहां ये जरूरी नहीं कि गरिमा जी हैं वो स्त्री हैं या पारस पुरुष हैं, चूंकि इसमें कर्म है ही नहीं, तो ऐसे वाक्य जब भी होंगे तो ऐसे वाक्यों में आप हमेशा पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग करेंगे क्रिया का। स्पष्ट है या फिर से बताऊं ये आखिरी वाला? गुड़िया सर रिपीट कर दीजिए फिर से। ठीक है, आप लोग फिर से लिख लीजिए। कर्ता के साथ ने हो, मैंने बताया आशीष ने, गरिमा ने, गुड़िया ने। यहां क्लियर हो गया इतना? आशीष क्लियर है यहां तक? जी सर। कर्म न हो, कर्म न हो मतलब सीधे क्रिया आ जाए। राजा ने सुना, राम ने कहा, उसने कहा, मैंने कहा, तुमने सुना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्रिया क्या होगी? एक वचन और पुल्लिंग। किसी फिल्म का एक गाना है, कहो सुनो, इस तरह से गाता है ना, कुछ कहा क्या कुछ सुना क्या, इस तरह से जब आता है तो ये ध्यान रखिए जहां कर्म नहीं होगा वहां, फिर से बता रहा हूं, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग नहीं। गरिमा ने कहा, गरिमा ने पूछा, या फिर हेमा ने पढ़ा, लक्ष्मी ने सुना, लक्ष्मी ने देखा, अंशु ने देखा। ये स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए भी, आशीष ने खाया, आशीष ने पिया। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ये हो गया जो मूल बातें मैंने आपको बताया, और इस मूल बातों के आधार पर ही आपका व्याकरण निर्धारण होगा। और सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा अगर ये बातें याद रही तो सेंटेंस करेक्शन का जो पार्ट आता है उसमें इसका विशेष लाभ मिलेगा। सर एक बार जो आपने छठा रूल बताया, कर्ता ने, उसके बाद कर्म हो, फिर या एक और कर्म हो, वहां पर कैसे होगा? तो वही मैंने बताया कि अंतिम कर्म के अनुसार, अंतिम कर्म के अनुसार उसके लिंग का निर्धारण होगा, क्रिया का निर्धारण होगा। अंतिम कर्म क्या है?
जैसे मान लीजिए बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, तो बेटी के अनुसार आएगी, एक्चुअल में आएंगे होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी। सर इसका एक उदाहरण दे देते आप। मैंने बताया ना, मैंने रसगुल्ला या रोटी खाई, और मैंने रोटी या रसगुल्ला खाया। मैंने रसगुल्ला या हाँ, सर जैसे आपने बोला बेटा और बेटी खाई, ठीक है, तो इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा? बेटा वो और वाला मैं अभी नहीं जा रहा हूं, या वाला जो मैंने बताया अंतिम शब्द के अनुसार। चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण में भी देता हूं। अगर रिवर्स हो जाए तो, रिवर्स हो जाए तो रिवर्स जो आखिरी शब्द होगा उसके अनुसार क्रिया का रूप आप लिखेंगे। सर जैसे आपने बताया मैंने रोटी और रसगुल्ला खाया, या रसगुल्ला से रोटी या रसगुल्ला, रोटी या रसगुल्ला, एक ही रसगुल्ला मैंने बताया, राजभोग बंगाल का फेमस है। कभी कलकत्ता आए हमारे शहर तो हम आपको राजभोग खिलाएंगे। सर रसगुल्ला तो पुल्लिंग है ना, एक वचन पुल्लिंग। हाँ पुल्लिंग है तो खाया होगा। ठीक है। और अगर रिवर्स कर देते हैं तो रोटी आ गई तो रोटी खाई होगा। जी ठीक। ठीक है, और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं। आप में से मूवी, हाँ बोलिए आशीष जी बोलिए। क्रिया लगती है वो कर्ता के हिसाब से लगती है ना? क्रिया कर्म के अनुसार मैं अभी चर्चा कर रहा था ना, क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार बदलती है। अब जब मैं वो दूसरे में आपको जाऊंगा तब मैं बताऊंगा, उसमें सकर्मक और अकर्मक की जब मैं बात करूंगा तब उस पे जाऊंगा। अभी मैं उस पे गया ही नहीं। ये तो अभी तो जड़ लगा रहा हूं मैं, पेड़ तो बाद में है, शाखाएं बाद में है। सर हाँ, अच्छा, जैसे हाँ, मैंने कहा कि रीता ने रोटी और रसगुल्ला खाया, हाँ, तो यहाँ पर खाया होगा या खाई होगी? खाया होगा, रसगुल्ला पुलिंग है। तो सर जो ये रसगुल्ला जो पहले जो रोटी आई है, हाँ, तो ये रोटी के हिसाब से नहीं पुल्लिंग मैंने लगा है आपको, या? नहीं मैंने बताया जिसमें और होगा ना, दो कर्म, रोटी और रसगुल्ला कर्म हो गए, इसके बीच में और है, और या का प्रयोग होता है, तो अंतिम कर्म, अंतिम क्या है बना, रसगुल्ला बना ना, तो रसगुल्ला के अनुसार बनेगा। अगर अंतिम आपका रोटी रहती तो रोटी के अनुसार बनता है। एकदम सिंपल है, लेकिन चूंकि हम लोग सिंपल चीजें भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको, अब इसके बाद फिर हम शाखाओं में बढ़ेंगे ना, जड़ जरूरी है। और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं। सर जैसे आपने पहले कहा कि जब दो कर्म होंगे तो सजीव कर्म को हम पहले रखेंगे और जीव को बाद में। जी, तो सर अगर दोनों ही निर्जीव और दोनों ही सजीव हो फिर आपके विवेक पर है, स्व विवेक। ठीक है, जो पहले आए। हाँ बोलिए। सर प्रयास करनी चाहिए होता है या प्रयास करना चाहिए होता है? प्रयास क्या है? क्रिया है। प्रयास स्त्रीलिंग है। प्रयास स्त्रीलिंग है। करनी चाहिए होगा। करनी चाहिए, ठीक है, प्रयास करनी चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो। हाँ, एक मिनट, एक करके, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर जैसे एक सेंटेंस है, वह आज शाम में लौटेगी, तो इसका शाम में इंग्लिश नहीं, शाम को। हाँ ठीक है, शाम में लौटेगी। हाँ, तो इसका इंग्लिश में होगा शी रिटर्न्स दिस इवनिंग। और एक और है सेंटेंस, वह शाम को आएगा, ही विल कम ऑन मंडे। तो एक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि दोनों ही फ्यूचर के हिंदी में लग रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, मैं अनुवाद की कक्षा में आपको स्पष्ट करूंगा। कई बार क्या होता है, कई बार रिपोर्ट की जाती है कोई घटना या फिर कोई शेड्यूल्ड हो, तो उस समय हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री सोमवार को आएंगे या आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री अराइव्स ऑन मंडे मॉर्निंग। रिपोर्टिंग जहां होती है और जहां पर आपको ऐसा लगे कि पूर्व निर्धारित घटना है, तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। ठीक है, प्रधानमंत्री अराइव्स, रिपोर्टिंग हो रही है, कोई हमसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों से बताएंगे कि मास्टर जी अराइव्स टुमारो, इस तरह से आप बोल सकती हैं। तो वो अनुवाद में मैं फिर स्पष्ट करूंगा इस पर। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू। कोई नहीं। और कोई संदेह? ठीक है, चलिए, एक फिल्में आप लोग देखते हैं क्या? यस सर।
यस सर, वेरी गुड। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में हीरो बोलता है, वो पाकिस्तान अटैक करने जा रहा होता है, तो एक डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है? हाउ इज द जोश। तो मूवी थी। उरी, वेरी गुड, हाँ उरी थी। तो उसमें उसके साथी क्या बोलते हैं? यस सर। हाई सर। यस सर, हाई मतलब बहुत ऊंचा। तो मैं आज चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने मन में वही हाउ इज द जोश के बाद हाई वाला शब्द जरूर रखें, इसलिए क्योंकि आप जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मैं चाहूंगा कि सबका टारगेट 150 प्लस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, चाहे कोई भी हो, पर आपका लक्ष्य 150 से कम नहीं होना चाहिए। पेपर 1 में ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, पेपर 1 भी 150, पेपर 2 भी 150। आप में से कितने लोग हैं ये हाउ इज द जोश फॉलो करेंगे? यस सर। मैं करूंगी।